ऑफ रेडिएशन, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना टॉपिक कर लिया था। एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लो इसमें, एक आपके बुक में लिखा हुआ है टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है अगर ये कोई वेव है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में से पास हो रही है, कितनी पास हो रही है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड अगर हम टाइम काउंट कर लें भी, एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगेगा, उसे कहा जाता है उसका टाइम पीरियड। तो इस एक पॉइंट में से एक वेव मींस एक ट्रफ एक क्रेस्ट पास हो जाए, अगर हम टाइम नोट कर लें कितना लगा, उस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और ये निकलेगा कैसे, हमें फ्रीक्वेंसी पता है, मान लो फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसका मतलब ये है बेटा कि न्यू वेव 1 सेकंड में पास कर जाती है। अगर न्यू वेव पास कर जाती हैं 1 सेकंड में, तो एक वेव कितने में पास करेगी, 1/न्यू में। तो टाइम पीरियड का एक रिलेशन है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, 1/। ठीक है, तो डिफाइन टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट में से पास होने में एक वेव को कितना टाइम लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसका टाइम पीरियड। और इसका एक रिलेशन है 1/न्यू, ये क्या होता है, टाइम पीरियड। कर लोगे, तो एक रिलेशन और आ गया हमारा, 5 हो गए रिलेशन, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड और ये हो जाएगा। आगे आज हमने पढ़ना है, ये जो वेव्स हैं इनके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज हो गई, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक और बताए गए हैं हमें, जिसे कहते हैं ईएम वेव थ्योरी। और ये थ्योरी के बेस पे हम रदरफोर्ड मॉडल का जो फेलियर है वो पढ़ेंगे कि डिस्कार्ड क्यों किया, क्या कमी रहेगी। तो ईएम वेव थ्योरी, इन्हीं वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो जेम्स मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताए। और ये थ्योरी तब उस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस थी क्योंकि उसने सारे पॉइंट प्रूव भी किए। तो इसने एक ऐसा क्वेश्चन किया रदरफोर्ड से जिसका उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था, जिस वजह से हमें रदरफोर्ड मॉडल को रिप्लेस करके, डिस्कार्ड करके नया मॉडल लेना पड़ा, बोहर। ठीक है, तो क्या पॉइंट है, सबसे पहले वेव थ्योरी क्या है, वो इन ईएम वेव्स के कुछ एक और कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो हमें पता ही है, जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये मैंने कल भी बताया था आपको, वेव्स की डेफिनेशन बताई थी कि जब भी एनर्जी कोई सोर्स एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। तो ये ऐसी वेव्स है, नॉर्मल वेव नहीं है, ये ऐसी वेव है जिसमें एनर्जी ट्रेवल करती है, और इन्हें नाम क्या दिया जा रहा है, ईएम वेव। और ये ईएम क्यों कहते हैं ये भी इसने बताया, वो हम आगे वाले पॉइंट में डिस्कस करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, थ्योरी के कुछ पॉइंट हमें आते ही हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एनर्जी is absorbed or released in form of EM wave। आज से अकेला वेव छोड़ के क्या बोलो, EM वेव, क्योंकि नॉर्मल वेव और भी होती हैं, साउंड वेव, कैथोड रेज भी हैं, है ना, लेकिन वो अलग हैं। तो EM वेव्स बोलो, लाइट रेज की बात हो रही है। जब भी EM वेव्स आपके माइंड में आए तो सन से जो रेज आ रही हैं, ब्लू कलर की, रेड कलर की, ये सारी क्या है, EM वेव। तो सन से एनर्जी हमारे तक पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इन्हें हम ईएम वेव। ठीक है, सेकंड पॉइंट, वो कहता है ये सारे जो ईएम वेव्स हैं इनकी स्पीड एक जैसी है, 3 × 10⁸। बताओ ये सही है या नहीं, हमने कल पढ़ ही लिया कि सबकी स्पीड क्या है, एक जैसी है। तो जितनी भी ईएम वेव्स हैं, ऑल ईएम वेव्स
मूव विथ सेम वेलोसिटी, और वो कितनी है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से मूव करती। इट मींस अगर किसी की वेलोसिटी कम या ज्यादा होगी वो ईएम नहीं है। अभी साउंड वेव्स आर नॉट ईएम वेव्स, लाइट वेव्स की बात हो रही है, इसीलिए अकेला वेव से आज हमने नाम जोड़ देना आगे ईएम। हम जो भी बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में ईएम वेव की, ठीक है, हो जाएगा। अभी दोनों कैरेक्टर हमने कल भी पढ़ लिए थे, एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी तो वेव की फॉर्म में हो गई। दूसरा, वेव की सारी सेम स्पीड है 3 × 10⁸, ये दोनों तो हमें पहले से ही पता है। क्या तीसरा कैरेक्टरिस्टिक भी पहले से पता है, ये कहता है इन्हें मूव करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, सन से वेव्स हमारे पास आ गई, बीच में क्या है, वैक्यूम है, खाली स्पेस है, तो वहां से भी निकल गई। इट मीन्स कोई ऐसा मीडियम नहीं चाहिए कि एयर चाहिए या पानी चाहिए या कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना। हम लोग मूव कर सकते हैं वैक्यूम में, नहीं कर सकते, मीडियम चाहिए मोशन के लिए जल्दी, तो पार्टिकल्स को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन वेव्स को, इन वेव्स को खासकर मूव करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो थर्ड ये कैरेक्टर लिखा उसने, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन, इन्हें मूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, खाली जगह से भी पास कर देंगे, एयर हो तो भी पास कर देंगे, ना हो तो भी पास कर देंगे, कोई मीडियम। अब ये तीन कैरेक्टर तो हमें कल से ही आते हैं, ये भी आता है, दूसरा भी आता है, तीसरा भी। इट मींस कभी लिखनी आ जाए हम वेव थ्योरी तो 3 पॉइंट तो हमें पहले से ही आते हैं, बस 1-2 और ऐड करने हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं। अब अगर हमें पूछा जाता है कि ईएम क्यों कहा जाता है इन्हें, तो इसका रीजन दे रहा है इस पॉइंट में। वो कहता है ये वेव्स कुछ ऐसी हैं कि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बेंड होती हैं, ना ही मैग्नेटिक फील्ड। सोचो लाइट के बारे में, सोचो किसी बल्ब से लाइट आ रही हो और मैं यहाँ अपने पास कोई पॉजिटिव प्लेट लेके खड़ा हो जाऊं, क्या लगता है लाइट वो सारी मेरे पास आएगी, शिफ्ट होएगी? फिर भी पूरे रूम में जाएगी। मैग्नेट लेके खड़ा हो जाऊं, क्या मेरे पास आ जाएगी? नहीं आएगी। इट मींस इन्हें ईएम वेव एक्चुअली इसलिए कहा जाता है कि ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करती, बेंड नहीं होती, जैसे कैथोड रेज थी, जैसे एनोड रेज थी, वैसी नहीं, ठीक है। तो ईएम वेव्स का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, डू नॉट बेंड, डू नॉट गेट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ लिख दिया मैंने, और मैग्नेटिक फील्ड एमएफ लिख दिया। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती, ठीक है। ये चौथा। और इसी से उसने एक जो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कह सकता हूं मैं कि एक पॉइंट बना दिया, क्या है वो, ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए ऐसे सोचा जाता है कि वेव का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, वो ऐसे कुछ समझा रहे थे, अब साइंटिस्ट की सोच में जा रहे हैं ना, हमारे लेवल पे तो थोड़ा मुश्किल है। वो कह रहा है अगर ऐसे वेव जा रही है तो इमेजिन उसके राइट और लेफ्ट पे पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड दोनों ही है तो जब मैं पॉजिटिव प्लेट लेके खड़ा होता हूँ एक साइड तो डिफ्लेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो इसके तो दोनों ही है, एक तरफ पॉजिटिव भी एक तरफ नेगेटिव भी है। जितनी अट्रैक्शन हो गई उतनी रिपल्शन भी तो हो गई, जिसकी वजह से एक हाइपोथेटिकली ऐसे उसने हमें स्टेटमेंट दिया है, इनका अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, खुद का ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मींस ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये वेव जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव भी है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे नॉर्थ साउथ भी है। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव है, उसके परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्थ साउथ। शायद इसी वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होते, क्योंकि अगर कोई भी आप डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हो, मान लो ये वाला पॉजिटिव प्लेट है, मैं पॉजिटिव इसके पास लेके जाता हूँ, तो सोचो पॉजिटिव को नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है तो जितना कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन नहीं आई। सेम नॉर्थ साउथ के लिए। तो भी सिंपल जो हमारी समझ में बात आती है वो ये आती है जनरली, लेकिन उसने जो मल्टीपल में पूछना है, एक क्वेश्चन ऐसे दे देना है, तो हम ऐसे मान लेते हैं भी ठीक है, हाइपोथेटिकली वो ऐसे सोच सकते हैं कि इनका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और खुद का क्या है, समझ आ जाएगी। ये अगर कहीं लिखा रहे पॉइंट तो हम इसे करेक्ट मान लेंगे, ठीक है। तो 5वां पॉइंट, बस ये एक लाइन कंफ्यूजिंग है, थोड़ा इसे याद कर लो, है लिख लो। दीज वेव्स हैव देयर ओन, these waves have their own electric field and magnetic field perpendicular to each other as well as direction of motion of wave, और वो भी आपस में भी ऐसे हैं, परपेंडिकुलर हैं कि एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं आता। देखो लाइन थोड़ी लंबी हो गई, पहले तो ये समझ आ गया देयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, आगे वो कैसे हैं, इमेजिनरी है सारा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। मान लो इस तरफ वेव जा रही है, ऐसे ये वेव जा रही है, ये मार्कर वेव जा रही है, इसके ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ लग जाए परपेंडिकुलर, इसके राइट और लेफ्ट लग जाए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो आपस में भी परपेंडिकुलर हैं और जो वेव जा रही है उसके भी क्या है, परपेंडिकुलर, जिसकी तरफ से चारों तरफ से एक ऐसा फील्ड जनरेट हो जाता है कि इस पे किसी का असर नहीं होता। बाहर से तुम पॉजिटिव या नेगेटिव या नॉर्थ या साउथ लेके जाते हो, चारों तरफ ही एक फील्ड की रेंज बनी हुई है, सर्कुलर मोशन में बना हुआ है, इस पे कोई असर नहीं होगा, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक लाइन मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आपको क्रैम कर लेना है, क्योंकि ये हो सकता है हमारी नॉलेज से अभी परे हो। हाँ, ये आपको समझ आ रही है कि डू नॉट डिफ्लेक्ट, है ना, तो ये हाइपोथेटिकल कर लोगे इस लाइन को याद। फिर से देखो 5 पॉइंट समझ आ गए, क्लियर है। अब लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर कॉज करेगा, वो भी इसका स्टेटमेंट था, पहले लिख लो फिर उसे एक्सप्लेन करें। 6 पॉइंट है, एनी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन समझते हो वर्ड, फिजिक्स में आता है, any accelerated charged particle, any accelerated charged particle release energy, any accelerated charged particle release energy, और एनर्जी जब भी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ EM वेव, ठीक है। ये हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मान लो बल्ब में से लाइट निकल रही है, तो बल्ब में से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, अभी ये वायर आ रही है, वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बल्ब के टंगस्टन में फिलामेंट में गए होंगे, फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन पास हुए। अब इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, इसकी मोशन कोई ऐसा तो है नहीं कि स्पीड कांस्टेंट ही होएगी, क्योंकि टकरा रहे हैं बीच बीच में, आपने पढ़ा हो शायद कि बीच बीच में आयंस पड़े हैं कॉपर के, और फ्री क्या है, इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ पढ़ा मेटल का स्ट्रक्चर, फ्री इलेक्ट्रॉन भागते हैं वायर में से। अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कांस्टेंट हो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, मींस एक्सेलरेटेड कह दूं मैं उसे, कभी कम कभी ज्यादा, और जैसे ही एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इसमें से पास करते हैं तो लाइट निकलती है बेटा, है ना। तो ये सबको उसने प्रूफ दे दिया कि जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन दिखाते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, EM वेव्स, EM वेव्स पास करते हैं, रिलीज करते हैं, मींस एनर्जी रिलीज करते हैं, कर लोगे। तो एक ये रिलीज 6th पार्ट है, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EM वेव, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है। अब ये वाला पॉइंट हम देखेंगे भी रदरफोर्ड फेलियर कैसे हुआ, ये लास्ट वाला पॉइंट है जिसने रदरफोर्ड को ये सोचने पे मजबूर किया कि मेरे मॉडल में कुछ कमियां हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन हमें बोहर दे। तो आगे लिखो फेलियर क्या है इसकी, रदरफोर्ड मॉडल की फेलियर कैसे हुई, इसी पॉइंट से फेलियर हुआ है
ईएम वेव थ्योरी के बेस पे फेलियर हुआ है अभी। ये मैक्सवेल की थ्योरी को सारों ने एक्सेप्ट कर लिया, जो जो इसने पॉइंट कहे फ्रीक्वेंसी के, वेवलेंथ के, एनर्जी के, है ना, हमने चेक कर लिए, क्रॉस चेक कर लिए, सारी सही लग रही है। लाइट रेज की स्पीड पता चल गई, सारी बातें सही लग रही हैं। तो फिर लास्ट वाली बात भी इसकी मान ली कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या रिलीज करता है, ईएम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब रदरफोर्ड मॉडल में क्या कमी निकाली, जेम्स मैक्सवेल ने इससे क्वेश्चन किया, वो क्या है, ये इसे कहता है रदरफोर्ड को भी, तुम कहते हो इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास। अगर न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल है तो फिर ये क्या रिलीज करेगा, ईएम वेव्स रिलीज करेगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन दिखा ही रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन हमेशा क्या होती है, एक्सेलरेटेड। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल होने की वजह से वो कहता है मेरे को नहीं तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे बल्ब में हम देख रहे हैं, चलो एटम बहुत छोटा दिख तो चाहे नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर ये घूम रहा है तो ये कौन सी वेव रिलीज कर रहा है, ईएम। अगर ये ईएम वेव रिलीज करेगा मींस एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो कहता है इसकी खुद की एनर्जी बताओ क्या होएगी। इसने एनर्जी छोड़ दी, इसके पास 100 एनर्जी थी, 20 छोड़ दी, कितनी रहेगी, 20 और छोड़ दी। इट मींस अगर छोड़ेगा तो एनर्जी कम होएगी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम। अब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होएगी तो चेक करो क्या इसकी वेलोसिटी भी कम होएगी, यस, काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी कम होएगी तो ये जो रिलेशन था डिस्टर्ब हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू किसके है, सेंट्रीपिटल। यहाँ पे देखो क्या इम्बैलेंस हो जाएगा, हम कह रहे हैं भी ये एनर्जी रिलीज करेगा तो वेलोसिटी कम होएगी। अब यहाँ जो वेलोसिटी कम होएगी तो सेंट्रीफ्यूगल कम होएगी, सेंट्रीफ्यूगल कम होएगी, सेंट्रीपिटल में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव उतना ही है, नेगेटिव उतना ही है, Q1 Q2 उतना ही है, तो सेंट्रीपिटल तो सेम ही रहेगी। फिर बताओ क्या होगा, अगर ये कम हो जाए, ये उतनी ही है, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नजदीक आने लग जाएगा, अगर नजदीक आता जाएगा धीरे धीरे और नजदीक आएगा और नजदीक आएगा, फाइनली क्या होएगा, कोलैप्स करना चाहिए। वो कहता है मेरे को नहीं, तो फिर अगर तू सही है, अगर तू कहता है भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहे हैं रैंडम फ्री, तो कहता फिर तो ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये वेव छोड़ेगा, वेव छोड़ेगा तो एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ेगा तो खुद की एनर्जी कम होएगी, एनर्जी कम होएगी मींस वो तेज नहीं भाग सकता, वेलोसिटी कम होएगी, वेलोसिटी कम होएगी तो सेंट्रीफ्यूगल कम होगी, सेंट्रीफ्यूगल कम होएगी, अट्रैक्शन उतनी ही है, उधर से रिपल्शन कम हो गई, तो अट्रैक्शन वाला धीरे धीरे उसे क्लोज खींचता जाएगा, क्लोज खींचता जाएगा, एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, स्पाइरल पाथ ले लेता है और कोलैप्स कर जाना चाहिए। अब बोहर इसके बारे में सोच में पड़ गया अभी, क्योंकि उसे न्यूक्लियस के बारे में तो सारी नॉलेज है, साइज कितना है, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन से रैंडम एक आइडिया ले लिया, भी जैसे प्लैनेट घूमते हैं सन के राउंड, वैसे क्या घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। उसे एक चीज नहीं पता, शेल्स वाली, उसे ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, शेल। अगर वो ये बात उसे बता देता कि शेल में घूमते हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल में घूमता है तब तक ईएम वेव नहीं छोड़ता, छोड़ेगा लेकिन कब छोड़ेगा, जब एक शेल से दूसरे शेल में जंप करे। और ये वाली बात उसे बोहर ने एक्सप्लेन की। बोहर कहता है इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं घूमते, इलेक्ट्रॉन ऐसे पर्टिकुलर शेल में घूमते हैं, जैसे सोडियम है तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे में 1 सोडियम है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहता है घूमते घूमते जब तक थर्ड में है तब तक नहीं छोड़ता। हाँ, अगर ये थर्ड से 2 में, जब 4 से थर्ड में जंप करता है तब ये एनर्जी छोड़ता है। कैसे, थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूँ, बोहर मॉडल वैसे हम पढ़ेंगे। बोहर कहता था भी इनकी एनर्जी पर्टिकुलर होती है, पहले शेल के शेल में मान लो 10 है एनर्जी, एल शेल में मान लो 20 है, एम शेल में मान लो 30 है, एन शेल में मान लो 40 है, बढ़ती जा रही है। एनर्जी छोड़ता है एटम, कैसे छोड़ता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल वाला आप गर्म कर दो, इसे हीट करने लग जाओ, सोडियम को फ्लेम में ले जाओ,
तो आप देखोगे हीट करने से बाहर वाला शेल एक्साइट हो जाता है जनरली, वैलेंस वाला, वो बाहर वाला जंप करके कहाँ चला जाता है, एन में। एन में चला गया तो उसने 30 से एनर्जी 40 कर ली, कितनी एनर्जी ले ली बोलो, 10 एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब ये यहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि दोबारा अट्रैक्शन होएगी तो जैसे ही आपने हीट करना बंद किया दोबारा से इलेक्ट्रॉन जंप होके नीचे आ जाएगा। अगर दोबारा इलेक्ट्रॉन जंप होके नीचे आएगा तो भी एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी का, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर इसने 10 एनर्जी ली थी, वही 10 क्या होगा, छोड़ेगा। यहाँ जो वो एनर्जी छोड़ता है वो कहता है यहाँ पे जो एनर्जी छोड़ी जा रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव, जिसकी वजह से सोडियम को अगर फ्लेम में हीट कर दें तो इसका कलर आता है येलो, क्योंकि येलो कलर की फ्लेम छोड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें बोहर एक्सप्लेन करेगा। वो कहता तू भी गलत नहीं है लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ, ईएम वेव छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेगा। तब छोड़ेगा अगर तुम उसे पहले एक्साइट करके हायर में भेजोगे, फिर वो हायर से कहाँ आएगा, लोअर में, तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी छोड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। लेकिन क्या रदरफोर्ड को शेल्स के बारे में पता था? तो फिर इसलिए रदरफोर्ड इसको कहता भी मुझे तो आगे नहीं आता, मुझे न्यूक्लियस तक ज्यादा नॉलेज थी, इसीलिए जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का क्रेडिट है वो तो दिया जाता है रदरफोर्ड को, उसके बाद ये शेल्स वाला सारा क्रेडिट वो कौन लेगा, हम इसे इंप्रूव करके आगे बोहर मॉडल बनाए। हो जाएगा बेटा? अभी आपको सिर्फ इतना लिखना है, यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका लास्ट वाला पॉइंट उठाएंगे। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है जिसकी वजह से एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ेगा तो इसकी खुद की एनर्जी क्या होएगी, कम, इससे सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएगी, कम, सेंट्रीफ्यूगल कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन को स्पाइरल पाथ ले लेना चाहिए और न्यूक्लियस से टकराना चाहिए। इट मींस एटम स्टेबल नहीं है। तो जो वो बात करता था कि एटम स्टेबल नहीं है वो इस वजह से है, इसके ऊपर बेस्ड। हो जाएगा बेटा? कोई डाउट है किसी को? लिखो, इसे लिखने जा रहे हैं। फेलियर में आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू ईएम वेव थ्योरी, according to EM wave theory, electron being a charged particle, electron being a charged particle release energy, should कर लो, should release energy, होना चाहिए ऐसे, है ना, ये हाइपोथेसिस है इसका। According to EM wave theory, electron being a charged particle should release energy in form of EM waves। वो कहता करनी चाहिए इन्हें, should release energy in the form of EM। ठीक है, अगर कर देता तो फिर क्या होगा, so its centrifugal force should decrease and hence electron should collapse with nucleus by acquiring कौन सा पाथ, by acquiring spiral path। तो मैंने 3 लाइनों में सारा कर दिया है ना। पहला तो थ्योरी का पॉइंट लिख दिया, इलेक्ट्रॉन शुड रिलीज एनर्जी, इससे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल डिक्रीज, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल कोलैप्स विद न्यूक्लियस बाय एक्वायरिंग स्पाइरल पाथ। खत्म हो गया। ठीक है, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल क्या किया गया, डिस्कार्ड किया। हो जाएगा बेटा? कर लोगे ऐसे? सेकंड पॉइंट एक और लिखा हुआ है लिमिटेशन में आपके बुकलेट में, वो भी लिख लो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इट कुडंट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये क्या होता है, पहले बोहर मॉडल पढ़ेंगे, वहां पे आपको स्पेक्ट्रा समझाएंगे,
फिर तुम्हें समझ आएगा। अभी बुकलेट में एक लाइन लिखी है तो आपको 2 लिमिटेशन याद कर लेनी है। ये स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसने क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, बोहर ने क्यों एक्सप्लेन किया, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आगे आएगा। अभी हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया है ना, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। तो रदरफोर्ड की जो फेलियर है दैट इज ऑन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव थ्योरी, एंड दैट वाज द रीजन कि मैंने आपको थोड़ा सा वेव्स पढ़ाया, अदरवाइज मॉडल चल रहे हैं, वेव की जरूरत नहीं थी। वेव्स पढ़ा, फ्रीक्वेंसी और ये सारी, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ती है हमें फेलियर। कर लोगे बेटा, क्लियर है। अब हम बोहर मॉडल बाद में पढ़ेंगे, पहले हमने जितना कर लिया टॉपिक एक बार वही तक देख लो। हमने एक टॉपिक कर लिया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो कंप्लीट कर लिया, उसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाए। दूसरा टॉपिक 2 मॉडल पढ़ लिए, थॉमसन, रदरफोर्ड, दोनों की फेलियर पढ़ ली। रदरफोर्ड की फेलियर के लिए हमें थोड़ा सा डेविएट होना पड़ा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ी हैं, वेव्स के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी, हो जाएगा। पहले हम यहीं तक रिवाइज कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन और इसी के प्रैक्टिस करेंगे। पहला टॉपिक आपको जो क्रैमिंग के लिए कहा था बेटा, होपफुली आपने कर लिया होगा याद, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पीछे नहीं देखो, बार बार पीछे नहीं देखो, क्या फायदा फिर, अब याद कर लिया। अब कोशिश करो जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखो, है ना, फिर जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, पीछे नहीं देखना। इलेक्ट्रॉन के लिए पहले डिस्कवरी किससे रिलेटेड थी, डिस्कवर लिखो कॉपी पे, डिस्कवरर, खासकर इनके चार्ज भूलने वाले हैं, मास भूलने वाले हैं, एंड ई बाई एम भूलने वाली है। अगर किसी को लगता है भी मुझे तो नहीं भूलेगा, तो आपको मैं बता दूं कि 2 साल याद करना है हमने, अभी तो शायद फ्रेश ना भूले, तो जितनी बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे मीन्स हम 2-2.5 साल तक इसे याद रख सकते हैं, है ना। तो पहले इसे लिख के, थोड़ा सा चीटिंग अलाउड है, थोड़ा सा, अगर कुछ एक पॉइंट भूल जाए, ऐसा नहीं कि पीछे से देखा और इधर चेप दिया, फिर कोई फायदा नहीं ना। तो पहले कोशिश करो सोच के लिखने की, अगर कुछ हल्का सा भूलता तो कोई बात नहीं, वो हम लिख लेंगे, है ना। ट्राई करो जरा कैसे कैसे था। तुम्हारी कोई छुट्टियां कर रहा है, कौन कर रहा है, कब से कर रहे हैं, 24 से 27। चलो आपकी छुट्टियां रहेंगी 24 से 27। डेज लिख दो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4 छुट्टियां हैं। चाहे तुम यूरोप घूम आओ, चाहे अमेरिका, जहां मर्जी घूमो। तो भी रिक्वेस्ट है कि अब बार बार मैसेज ना करें हमें, जिसने जाना था वो तो वैसे ही चले गए घूमने कि हम तो जा रहे हैं सर, मैसेज आ गया मुझे, है ना। तो 4 छुट्टियां हैं, कहीं जाना है तो कोई बात नहीं, जा आओ, नहीं जाना तो तुम्हें काम दे देंगे, पढ़ो घर पे बैठ। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी से, लिख लिया बेटा। एक चार्ज मैंने ESU बताया था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हाँ वो मैं लिख रहा हूँ। पहला मिडिल रो से स्टार्ट करो, प्रणवी, डिस्कवरी बेटा, कैथोड रे, नेक्स्ट आपके नेम भी बता दो, मैं फिर से भूल जाता हूँ। डिस्कवरी, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, एनोड रे। नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल ट्रांस। ठीक है बेटा, ये हो गया, पहला लिख लिया था सबने। सेकंड डिस्कवरर J.J. थॉमसन, इसका डिस्कवरर
गोल्डस्टीन। इसका डिस्कवरर चैडविक। डेट्स लिखो बेटा जो दी हुई है हमें। नेक्स्ट 1897, 86, 1930। न्यूट्रॉन सबसे लेट डिस्कवर क्यों हुआ? क्योंकि न्यूट्रल था। चार्ज ना होने की वजह से कभी डिफ्लेक्शन इसने शो ही नहीं की। जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे तो पता नहीं चलता। चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन दिखाते थे, डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। चेक करो, यहां तक हो गया। अंकिता चार्ज बेटा कूलम। नेक्स्ट ये 0 हो गया, ठीक है, हो जाएगा। इसका एक स्मॉलर चार्ज लिखो बेटा। जैसे मीटर में सेंटीमीटर होते हैं ना, वैसे एक स्मॉलर यूनिट है, वो लिख लो, याद कर लो। इसका होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU लिखा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, ठीक है। 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो कूलम से एक छोटा चार्ज है, जैसे मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, जैसे किलोग्राम में ग्राम होते हैं, वैसे कूलम में क्या रहते हैं? ESU, ठीक। तो ये तो सेम ही हो जाएगा ESU। तो ये एक चार्ज याद कर लेना एक्स्ट्रा, है ना। नेक्स्ट आगे किसकी टर्न है? मोहिता। मास 31 kg। ग्राम कितने हो जाएंगे फिर? 28 ग्राम। 31 kg इंटू 1000 कर दिया, क्या हो गया? 28 ग्राम, ठीक है। आप बताओ बच्चे आगे। -24 ग्राम। 27 kg है, 24 ग्राम, ठीक है। लास्ट का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर मल्टीपल में पूछा जाए विच वन इज हैवियर, तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज, आप परसेंटेज निकालोगे तो 0.018% हैवियर आता है। तो अगर कभी मल्टीपल में पूछा जाए तो न्यूट्रॉन इज हैवियर स्लाइटली। न्यूमेरिकल में आप इक्वल कर ही नहीं, हम न्यूमेरिकल, है ना। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इकट्ठी कर दिए, 4 प्रोटॉन, तो कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट E/M बोलो आगे। 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम। इसे मैंने 6 कर दिया था, मैंने कहा था क्योंकि बुक में इतना लिखा हुआ है। तुम्हारा 1.75 समथिंग आ रहा था, है ना। इसे 9 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम। इसलिए मैंने यहाँ ग्राम ले लिया, क्योंकि कभी भूल जाए तो कूलम को ग्राम से डिवाइड करो, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा बेटा। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे देखो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। और सेकंड क्वेश्चन, 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मैनी ESU। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ये नहीं कि बस याद कर लिया काम खत्म, नहीं, उसी में से ट्विस्ट निकलेंगे, है ना। पहला, मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में रेशियो है, तो यहां से लेके डिवाइड कर दो। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, आ जाएगी रेशियो। डिवाइड करना है आपने, करके देखो। हमने असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिया था, कोई नंबर था, किसी के याद है? कितना था? 1837, है ना। तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन का 1837, है ना। तो ये करके देखो बेटा, इतना आ जाएगा। वैसे मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था, क्योंकि इसे तुम्हें बार बार पूछने वाला है वो, कि मास ऑफ प्रोटॉन इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज 1837 टाइम्स। चाहे तो याद कर लो, नहीं तो फिर डिवाइड करके तुम्हें निकालना। कर लोगे इसे? आया था कहीं असाइनमेंट में? सेकंड नहीं आया, सेकंड आज तुमने निकालना। कोई मैथमेटिक्स लगाओ अपना। 3, वेरी गुड। क्या नेम है बेटा आपका? चेतन, चैतन्य, ठीक है बेटा। इसका बिल्कुल आंसर सही है। सलेश लिखो, कैसे लिखोगे सोचो। मैथमेटिकली देखो, हिंट दे रहा हूं। मैथमेटिकली ये दोनों इक्वल हैं। दिस कूलम इज इक्वल टू दिस ESU,
तो 1 कूलम कितने के होगा, क्या करोगे, डिवाइड, तो इसे इससे डिवाइड करके, है ना। तो हम कर सकते हैं भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कितने के इक्वल है, 4. ESU पे आपको 1 कूलम चाहिए ना, इतने कूलम में इतने आते हैं, तो 1 कूलम में कितने आएंगे, डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा सही। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा कोई जरूरी नहीं कि आपको बता ही जाएं, ये क्वेश्चन अब तुम्हें खुद सोचने पड़ते हैं कि आपको बस थ्योरी पता है, तो ये तो सिंपल चीजें। जब तुम्हें 2 का मास पता है, तुम्हें पूछा जाए भी रेशो क्या है, एक मार्कर है एक ये फोन है, दोनों का मास पता है, ये 100 ग्राम है 10 ग्राम है, तो रेशो तुम खुद बताओगे, है ना। ऐसे ये कूलम में इतने हैं तो एक में कितने होंगे आप खुद बताओगे, हो जाएगा। तो ऐसे कर लोगे। और इस टॉपिक में से मेन इंपॉर्टेंट रहता था E/m ऑफ कार्बन पॉजिटिव इन कूलम पर ग्राम। ये किसको याद है कैसे की थी, 1/12 इंटू ये है ना। तो ये हमने ऐसे करना सीखा है कि वैसे तो चार्ज 1 है, मास कितना है कार्बन का बोलो 12, यूनिट बना लिया प्रोटॉन को 9.58, हो गया था ये। तो इस पार्ट में से थ्योरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल कुछ ऐसे हैं सिंपल से, क्लियर है बेटा। आगे आते हैं वेव्स वाले पार्ट में, न्यूमेरिकल। वेव्स वाले में लिखो, फॉर्मूले लिखो जो हमने कल पढ़े हैं। पहला लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का पहला फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8। सेकंड क्या है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/लैम्डा। थर्ड आज पढ़ा। फोर्थ है E इज इक्वल टू NH न्यू या फिर NHC/लैम्डा, या फिर चेक करना लास्ट वाला कैसे बन गया, क्या NHC वेव नंबर बन जाएगा। ये वाले 1/लैम्डा को अलग कर लें, अगर मैं HC अलग लेके 1/लैम्डा साइड पे ले जाऊं तो क्या 1/लैम्डा की जगह वेव नंबर आ सकता है, बोलो। तो 3 फॉर्मूले बन गए, न्यू वाला भी है हमारे पास, लैम्डा वाला भी है, वेव नंबर। जो भी पूछेगा वो आप बताओ, कर लोगे, करोगे क्वेश्चन, गलत करोगे मतलब या सही करोगे। पहला क्वेश्चन एक ही आंसर निकालना है सबने, है ना। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज 6000 किलोमीटर, ठीक है। गलत लिखा है मैंने वैसे ही हाइपोथेटिकल है, कहीं ये गलत लिख दिया आपने, मैंने क्वेश्चन दिया भी तुम्हें। 6000 किलोमीटर है। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय a blue color radiation having frequency 10⁻15 hertz to reach from sun to earth। कितने टाइम में, अपना अपना करना है, कितने टाइम में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इतनी फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन कितने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करके अर्थ पे पहुंचे। मैंने कहा सही बताना है, तुम गलत बता रहे हो बेटा। ट्राई करो, करो कॉपी पे तो लिखो कुछ। अभी तो तुम हंस रहे थे कि सर वही फॉर्मूले करवा रहे हैं, तो सिंपल ही है। ये तुम सोचो क्या हो। मुझे फिजिक्स नहीं आती, इसमें फिजिक्स है, मुझे केमिस्ट्री आती है, लेकिन इसमें फिजिक्स लग रही है। थ्री इंटू नहीं आ रहा, अभी तो लिखने लगा था, चेंज कर ले।
बोलते जाओगी जो भी आंसर आ रहे हैं। ए आंसर किसी का आ रहा है? अनुभव 10⁻⁻15 क्या होगा ये, मीटर या किलोमीटर? सेकंड। और किसी का आंसर आ रहा तो बता सकता है। हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे हो? 10⁻15 ये तो आ ही रहा है। -50 ए पार्ट, ए तो मैंने लिख दिया, किसी का डिफरेंट आ रहा है तो बताओ। 6 × 10⁻12 दूसरा आंसर आ रहा है भी। हाँ बेटा तुम बताओ, तुम्हारा नाम था चैतन्य। 2 × 10⁻², इसका सबसे अलग आ रहा है, बताओ। और किसी का? हाँ बेटा बोलो फिर, पावर कितनी आ रही है? माइनस दिस वन इज करेक्ट। अब मुझे कोई चैतन्य के बिना कोई एक्सप्लेन करेगा तो यस। हाँ तो सिंपल मैंने कहा था फिजिक्स लगेगी। फिजिक्स क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, किलोमीटर है तो क्या बन जाएंगे? मीटर। डिवाइड स्पीड क्या है? 3 × 10⁻8। पता चल रहा है मल्टीपल क्या होते हैं? होते सिंपल ही हैं, मुश्किल नहीं आता कुछ भी। कोई जरूरी नहीं है फ्रीक्वेंसी दे दी तो फ्रीक्वेंसी का ही क्वेश्चन है। सिंपल मैंने आपको हिंट दिया भी, फिजिक्स है, एक डिस्टेंस है, एक टाइम है, एक स्पीड है। हाँ फिजिक्स में नहीं आता। तो यही तो कहा था कि फिजिक्स लग रही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये लिख लेता फिर तो सारा पता ही चल जाता। लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, है ना। तो कई बार फ्रीक्वेंसी दे दे, कोई जरूरी नहीं फ्रीक्वेंसी से ही आपने निकालना है। ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसे सॉल्व करके देखना, इसका बिल्कुल सही आंसर चैतन्य का 2 × 10⁻² सेकेंड का। कर लोगे? कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर है? आगे चले। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट एनर्जी released by a bulb in 10 seconds if it release 100 radiations of frequency 10⁻15 hertz per second। एक बल्ब है जो हर एक सेकंड में कितनी रेडिएशन छोड़ता है? 100। हर एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10⁻15। तो ये बल्ब कितनी एनर्जी छोड़ रहा है 10 सेकंड में? तो पहले तुम 1 सेकंड में निकाल दो। अगर तुम्हें 1 सेकंड में पता चल जाएगी एनर्जी, तो 10 सेकंड में तो क्या करोगे? हाँ तो लास्ट तो बाद में कर लेना कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो पहले 1 सेकंड में निकाल के दो। क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा? NH न्यू। E इज इक्वल टू NH न्यू लगेगा। N कितना आएगा? 100। H तुम्हें पता है, कॉपी पे चेक करो। पहले मुझे एक की बता दो। तो पहले एनर्जी पर सेकंड निकाल रहे हैं। एनर्जी पर सेकंड कितनी आ गई? NH न्यू। तो पहले ये निकाल। हो गया?
n है 100, h कितना है 6.62 इंटू 10 पावर 50, ये पर सेकंड आ गई। बाद में मल्टीप्लाई बाई कितना कर दोगे 100, 100 सेकंड है तो 100 में, 10 है तो 10 में, है ना, बाद में ऐसे कर। क्वेश्चन समझ आया? तो वही क्वेश्चन है, हल्का फुल्का स्टेटमेंट चेंज होता है। 10 सेकंड दे दिया, आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा मल्टीपल का, हमने लगाया तो सही था। ये कितना आ गया -17, क्यों दो है ये, 2 और 15 17 हो गए, 17 गए 34 में से कितने रह गए 17। वो तो मैंने यही कहा ना, मैंने कहा पर सेकंड आ गई ना, ये पर सेकंड आ गई। आगे टोटल एनर्जी बाद में लिखना है आपने, टोटल एनर्जी कितनी है, इट इज इक्वल टू 10 इंटू, हो जाएगा। तो बाद में थोड़े से ऐसे चेंजेस हैं कि क्वेश्चन वही है, फॉर्मूले वही हैं, कभी 10 सेकंड में पूछ लिया, कभी 20 सेकंड में, कभी 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो फिर 3600 से मल्टीप्लाई कर, ऐसे कर लोगे बेटा। अच्छा मैं उल्टा भी पूछ सकता था, मैं तुम्हें कहता कि बल्ब 1 सेकंड में इतनी एनर्जी छोड़ रहा है, तो बताओ इतनी फ्रीक्वेंसी वाली कितनी रेडिएशन छोड़ रहा है, तो फिर क्या निकालते आप, एन निकालते, है ना। तो एक ऐसा क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। एक क्वेश्चन और करो, लास्ट है। अब बल्ब रिलीज रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 पावर 15 हर्ट्ज, ये सेम ही है, 10 पावर 15 हर्ट्ज इतनी वाली रेडिएशन छोड़ रहा है। फाइंड आउट नंबर ऑफ रेडिएशन, फाइंड आउट नंबर ऑफ रेडिएशन released in 1 second, find out number of radiations released in 1 second में पूछा मैंने, 1 second, if bulb is 100 watt बल्ब, बल्ब कितने वॉट का है 100 वॉट बल्ब। तो जो घर पे बल्ब है उस पे वॉट लिखा रहता है, ये 100 वॉट का है। इसका कोई मतलब समझ, कोई 10th में आता है ऐसे वॉट, 100 वॉट आता है, फिर तो कर सकते हो तुम, करो फिर, पावर होती है ये। अगर बल्ब 100 वॉट का है, इसका मतलब लिख लो, इसका मतलब होता है कि ये बल्ब 100 जूल्स एनर्जी छोड़ता है 1 सेकंड में, इसे उसकी पावर कहते हैं। तो जो हमारे घर में ऑपरेटर है ना लिखा होता है वॉट, वॉट का मतलब होता है बेटा भी इतनी एनर्जी यूज होती है हर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है। तो 100 वॉट बल्ब का मतलब 100 जूल्स एनर्जी है पर सेकंड। तो हमें एनर्जी पता है 100, एन आपको निकालना है। अब आप करो कैसे क्वेश्चन करो, माइनस या प्लस, पॉजिटिव या माइनस, पॉजिटिव, हाँ बेटा 5.5 इंटू -18, चलो करके देखते हैं। एनर्जी है 100, एन निकालना है, एच फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, पहले इसमें चेक करो, ये तुमने ऐसे भरा है कॉपी पे, ये समझ आ रहा है सबको। अब रुक जा, अब मैं कर रहा हूँ, बस रुक जा, ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, 10 पर 34 और 15 सॉल्व करो, कितने रह गए -19। 100 को डिवाइड कर दें, 100 डिवाइड 6.62 इंटू 10 पर -19, ऊपर जाके क्या हो गया 21, इतना आएगा। लिखो आंसर। इसे अगर तुम करना चाहते हो सॉल्व तो 6.6 ले लें
ऊपर 6.6 ले लें अप्रोक्स, ऊपर 2 0 अगर इसमें से ले रहे हैं तो इसे मैं 100 इंटू 10 पर ऐसे कर लूंगा, 100 को 6.6 से डिवाइड कर लेना आंसर। ठीक है, चेक कर लो बेटा, कोई भी गलती लग रही है तो बता दो। ऐसे ही आएगा ना, एन निकालना है, इसे डिवाइड करके ऐसे आएगा। इनमें से कोई आंसर आ रहा था? हाँ, यहाँ तो भी तुमने तो 10 की -18 बता दिया, अकेला 1 बना क्या करेगा, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेटा। कर लोगे? तो मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए बेटा। एक तो पहला, डिस्टेंस और टाइम वाला, फ्रीक्वेंसी का रोल ही नहीं है। दूसरा, पर सेकंड की जगह 10 सेकंड, 10 की जगह 100 सेकंड। तीसरा, बल्ब वाला एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जीआरबी में पढ़ते हुए, 100 वॉट है, 60 वॉट है, मतलब समझ आ रहा है, जितने वॉट है उतने जॉल्स एनर्जी 1 सेकंड में आ रही है। इससे आपने करना। तो 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं, न्यूमेरिकल वही है ना, ऐसे हो जाएगा। कल यहाँ तक सारा टॉपिक पढ़ के आना है, जितना भी हमारा हो गया। ठीक है, कुछ हमारे सरप्राइज टेस्ट होते हैं, तो मैं पहले बता दें, सरप्राइज टेस्ट रहते हैं, तो कल तक जहां तक हो गया सारा पढ़ के आना है आपने। ठीक है।